नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि सीजीपीएससी 2022 का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब आपका इंटरव्यू होने वाला है 24 अगस्त से आपका इंटरव्यू होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे मित्रों का, दोस्तों का और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट का बार बार मुझे कॉल आ रहा था कि सर एक ऐसा वीडियो आप बना दीजिए या फिर हमें बता दीजिए कि फॉर्म हम कैसे भरें। पीएससी में कुछ फॉर्म्स है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसे हमें एकदम सावधानी पूर्वक से भरना है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो आज का मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। पहले भी मैंने आपको, है ना, चूंकि हमें समय थोड़ा सा मिल नहीं पाता है इसलिए आप लोग के लिए मैं ज़्यादा वीडियो ला नहीं पाता हूँ, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया था कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसपे आपके पूरे बायोडाटा फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न प्रश्न था और कैसे उसको फिलअप करें साथ में, क्योंकि जो बायोडाटा फॉर्म है इस वीडियो में भी थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। जो अंतिम रूप से जो पैनल रहेंगे सभी के हैंड्स में वो फॉर्म आपका रहता है और उनका जो मेन प्रश्न बनते हैं, जो शुरुआती प्रश्न बनते हैं बोर्ड का, वो उसी फॉर्म से ही जनरेट होते हैं। इस कारण उसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिया हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को, जिससे आप क्लिक करके उस लिंक पर जा सकते हैं या मेरे आईडी पर जाके देखेंगे प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है सीजीपीएससी 2022 का, है ना, जो भी पीएससी है 3 चरणों में होता है। तो प्रीलिम्स हमारा हो चुका है, मेंस हो गया है यहाँ पे। ठीक, अब हमारी जो बारी है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम पग होने के साथ साथ, अंतिम चरण होने के साथ साथ ये उतना ही महत्वपूर्ण है और ये अंतिम दांव आपको बहुत बढ़िया से करना है। इसमें हम लोग कामना यही करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाए, जिसमें मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप मैं दे पाऊँ आपके सिलेक्शन में। उसी प्रयास को करते हुए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ। इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इंटरव्यू में जाने से पहले एक दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होता है। उसमें कुछ फॉर्म आपको फिलअप करके ले जाना है। उसी फॉर्म को कैसे भरें इस पर ये वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है उपस्थिति पत्रक के रूप में आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाए। इसमें लिखा मेंशन है कि आवेदक द्वारा भरा जाए। तो ये उपस्थिति पत्रक आपका उस दिन के लिए है जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे। उसके जस्ट पहले दिन आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो ये सबसे पहले जो फॉर्म है ये आपसे मांगा जाएगा और इस पे आपको एक फोटो चिपका के जाना है। फोटो आपका वही फोटो होगा जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। उसी फोटो का कॉपी करा लेंगे या उसे प्रिंट करा लेंगे और उसी सेम फोटो को यहाँ चिपका के आपको यहाँ से क्रॉस साइन करना है दोस्तों। ठीक है, साइन ऐसा हो कि थोड़ा सा साइन आपके इस फॉर्म में रहे और आधा साइन इसका कहाँ रहे, फोटो पर रहे। ध्यान देंगे बॉल पेन इस पे चलता नहीं है। साइन के लिए आप मार्कर प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का मार्कर आप करें ताकि साइन आपका बहुत अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको फिलअप करना है। सबसे पहले दिया है इसमें विज्ञापन क्रमांक। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक विज्ञापन क्रमांक होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। साथ में पद क्रमांक, तो आपके नोटिफिकेशन में सरल क्रमांक 1 से लेके सरल क्रमांक 17 18 जो भी दिए होंगे, अगर उसको आप फिलअप करते हैं, अगर 1 2 पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो केवल उस क्रमांक को लिखेंगे। अगर आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे सरल क्रमांक 1 से लेकर सरल क्रमांक, अगर 17 पोस्ट दिया है या 18 पोस्ट दिया है तो जितने भी पोस्ट दिए हैं वो सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। तो नाम क्रमांक केवल लिखना है, कहां से कहां तक। आप एक एक पूरे क्रमांक को यहां लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं पद का नाम। अब आपको पता है अगर पद क्रमांक डाले हैं 1 से 18 तक तो पद का नाम भी 18 पोस्ट होगा। तो क्या ऐसे में पूरे पद का नाम यहां डालना है, ऐसे कुछ लोग का प्रश्न आ रहा था। तो नहीं, बिल्कुल भी इसमें पूरे पद का नाम नहीं डालना है। आप इसमें बस लिखेंगे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा या, है ना, राज्य सेवा परीक्षा 2022 में विज्ञापित या फिर आयोजित विभिन्न पदों के लिए,
है ना, जो आप दे रहे हैं, तो 2022 के विभिन्न पद यहाँ पे आप लोग डालेंगे। क्या डालेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के विभिन्न पद, ये आपको यहाँ पे डालना है। आप जब फॉर्म डाले होंगे प्रीलिम्स का या मेंस का, तो उस समय आपको एक फॉर्म आया होगा जिसे आपको प्रिंट का ऑप्शन आता है, उस दोनों फॉर्म को आपको प्रिंट करके रखना है। उस प्रिंट वाले फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ एंट्री अभी आएगा जो आपको डालना है। उसके बाद जब आप एग्जाम दिए होंगे उससे पहले आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, और उसी एडमिट कार्ड के रोल नंबर को यहाँ आपको फिलअप कर देना है। ये रोल नंबर आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर अपना डालना है। फिर आवेदक का नाम, आपका जो भी नाम है उसको पूरा जैसा आपके, है ना, फॉर्म में दर्शाया गया है उसी प्रकार यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा। पंजीयन क्रमांक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पंजीयन क्रमांक आपको दिखेंगे, तो वो फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स का या मेंस का पंजीयन क्रमांक यहाँ डाल देंगे। प्रीलिम्स का डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। पूरा पता आप डालिए अपना, है ना, एड्रेस जो भी आप उस फॉर्म में डाले थे वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। साक्षात्कार के समय उपयोग है, साक्षात्कार का दिनांक डालेंगे। आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, हिंदी में और अंग्रेजी में आप नाम लिख के यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही जो आपके वेरिफिकेशन कर रहा है वो यहाँ पर साइन करेगा। इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति उस दिन दर्ज हो गई है। ये पत्रक बहुत सामान्य है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका उपस्थिति माना जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो है ये है जानकारी पत्रक। इसमें बेसिक आपकी जानकारी लिया जाएगा, जिसे आपको पूर्व में ही भरकर ले जाना है। वहां सारे फॉर्म आप जितने भी प्रति में बोला गया है वो लेके के जाना है। उसके अलावा कुछ उसके एक्स्ट्रा भी कॉपी करा के आपको ले जाना है। कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है जिसको हम तुरंत वहां पर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले से ही कि 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा आप लेके जाइए। ठीक है, चलिए यहां पे फिर से वही विज्ञापन क्रमांक, आवेदित पद का नाम, विभाग का नाम। अब विभाग अलग अलग विभाग है तो सामान्य प्रशासन ये डाल सकते हैं। आवेदक का नाम, फिर से आपका नाम आ जाएगा यहाँ, जो भी नाम है हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। कैपिटल में लिखेंगे, अंग्रेजी में जब भी लिखेंगे नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। पिता या पति का नाम यहां तक आप लिखे। फिर यहां पे दिया है आपका डेट ऑफ बर्थ या जन्म दिनांक। डेट ऑफ बर्थ यहां पे आप दिनांक, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में डालेंगे। यहां भी एक फोटो आपको चिपकाना है और उस पर भी क्या करना है, क्रॉस साइन आपको करना है। क्लियर है, चले ऊपर देखिए, फिर से पंजीयन क्रमांक है, रोल नंबर है और साक्षात्कार का तिथि है। एग्जाम्पल के लिए 4 तारीख को आपका वेरिफिकेशन हो रहा है और आपका कब होना है, तो 5 को होना है। तो इस तरह से यहां पर फिलअप कर देंगे। क्लियर है। अब यहां पे के अनुसार आपका आयु यहां पे डालना है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आप फॉर्म जब फिलअप किए होंगे तो 2022 पीएससी का आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो वहां पे कैलकुलेटेड आपका आयु ऑलरेडी दिया है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है तो उस फॉर्म को देखकर यहाँ पे आप आयु अपना डाल देना, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन। नहीं तो आप माइनस करके आप 1/1/2022 से अपना डेट ऑफ बर्थ माइनस करके भी निकाल सकते हैं और उस आयु को यहां पर डालना है। साथ ही यहां पे आपका जन्म किस स्थान पर हुआ था, कौन सा शहर तहसील था, जिला और राज्य कौन सा था, इन 4 बॉक्स बने हैं, इसमें आपको दर्शाना है। एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि तिल्दा एक जगह है, तिल्दा में आपका यहां पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तहसील वही तिल्दा डाल देंगे, जिला आपका रायपुर आ जाएगा और राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस तरह से इसको फिलअप करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो लिखा है ये बॉक्स के अंदर ही लिखे, बाहर ना पाए, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। मैक्सिमम लोग अगर यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं तो आप डालिए हाँ और लिखें कब से कर रहे हैं, तो जन्म से। अगर जन्म से निवास कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है वो तो जन्म से होगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो बाहर से आए हुए होंगे, कुछ साल यहाँ रह रहे होंगे, तो वहां बता सकते हैं। अगर आपके पास निवासी प्रमाण पत्र बन गया है, निवास प्रमाण पत्र बन गया है, तो आप हाँ बताइए और कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं ये बताइए।
अगर आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ का नहीं बना है तो आप इस पर नहीं लिखेंगे, हाँ या नहीं में आपको यहाँ पर जवाब देना है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट 10वां कॉलम दिया है या 10वां पॉइंट दिया है, वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं क्या। एसटी, एससी, ओबीसी किसी में आते हैं तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं। अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे जनरल से हैं। क्लियर है क्या ये? चलिए आगे देखते हैं। आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता, जो आपने फॉर्म में भी डाला होगा, उसमें भी 2 बार पूछा था कि अस्थायी पता कौन सा और स्थायी पता क्या है। अगर दोनों सेम है तो ये लिख के दोनों 2 बार लिख दीजिए आप यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपके शैक्षणिक एवं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाह रहा है। इसका नाम ही क्या है? जानकारी पत्रक है। तो जो भी आपके बारे में जो बेसिक जो आपको जॉब के लिए आवश्यक है वो सभी जानकारी इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नाकोत्तर, पीजी की बात कर रहे हैं और कोई अन्य डिग्री है तो उसके सारे डिटेल आप लोग ध्यान से डाल देंगे। इसमें उत्तीर्ण करने का या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का दिनांक रहेगा या डेट, वर्ष रहेगा, याद नहीं है तो जो भी आपका श्रेणी है या प्राप्तांक है वो लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे, किस विषय से संबंधित है वो लिखेंगे और शैक्षणिक संस्था का नाम लिखेंगे। बहुत ही आसान है, जो आपसे पूछा गया है उसको सावधानी पूर्वक बिना गलती किए हुए आपको भरना है। अगर आप किसी सेवा में पूर्व से नियोजित हैं, अगर शासकीय हो, अर्ध शासकीय हो या ऐसा कोई है ना पद है जिसके आप पहले सेवारत हैं, तो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ देना है। पहले नंबर पर पद का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए लिखे आप एमआर थे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। कार्यालय या संस्था का नाम था, या फिर आप इससे पहले नायब तहसीलदार के पोस्ट में तो एनटी लिखेंगे, या जो भी पोस्ट आप धारण किए हैं अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नील लिखेंगे। इसे किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ेंगे, आपको लिखना पड़ेगा नील, ठीक। चलिए, इसमें कार्यालय का नाम, कब से कब तक नियुक्ति है। कुछ लोगों का वर्तमान तक है तो लिखे हैं आज दिनांक तक या वर्तमान तक, उसी पोस्ट में है तो वर्तमान तक। और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बन रही है वो आपको इसका डिटेल आपको देना है। चलिए, यदि आपको आयु सीमा में छूट चाहते हैं, 14 नंबर का नीचे में दिया है, अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो कौन से कंडिका के आधार पर छूट चाहते हैं ये भी आपको उल्लेखित करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनको, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल दूं कि बॉयज को 35 ईयर तक का छूट है, अगर वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उनको 40 वर्ष तक उसका एक्सटेंड किया गया है, 5 साल का आपको छूट मिल रहा है। तो ये कौन से कंडिका में विज्ञापन में दर्शाया गया है उस कंडिका को लिखना है। कुछ वर्ग विशेष को अगर कुछ छूट मिल रहा है या शासकीय जॉब में है तो कोई छूट मिल रहा है तो वो कंडिका का नंबर यहाँ पे आपको दर्शाना है जो आपके विज्ञापन में दिया गया है जब आपका विज्ञापन आया होगा। चलो आगे देखते हैं 15वें नंबर पे पॉइंट पे क्या लिखा है। 15वें नंबर के पॉइंट पे आपका लिखा है, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो हाँ, अगर भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पे आपको हाँ में आंसर करना है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं, अगर हाँ है तो इसका अगले वाला औचित्य नहीं है पूछने का, अगर नहीं है तो ये वाला आपको फिलअप करना पड़ेगा। 16वें नंबर पर देखते हैं, यहाँ पे दिया है क्या आप विवाहित हैं। अगर यदि हाँ तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं। अगर नहीं डालते हैं तो बी पॉइंट का कोई मतलब नहीं होगा। अगर हाँ डालते हैं तो आपको बताना है क्या एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति है। अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। जनरली एक ही पति या एक ही पत्नी होते हैं, तो इस वाले पॉइंट को आप लोग को डालना है। क्या आप ग्रीन कार्ड धारी हैं, तो इसमें जनरली है ना, नहीं है तो नहीं करेंगे और हाँ तो हाँ। चलिए 17 नंबर का पॉइंट देखते हैं, किसी खेलकूद से आप है ना विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राज्य का प्रतिनिधित्व किए हैं क्या। अगर किए हैं तो उसमें हाँ आप डालेंगे, उसका विवरण देंगे। अगर इस तरह से कोई आप डालते हैं तो उसके पूरे प्रमाण पत्रों को भी संलग्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ आपको 18 नंबर के पॉइंट में दिया है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। एनसीसी के बारे में आपको बताना है। एनसीसी से संबंधित अगर आप
संलग्न हुए हैं उसके विथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे विवरण देना है। अगर नहीं है तो नहीं डाल के इसे छोड़ सकते हैं। एनएसएस, कुछ लोग एनएसएस भी किए रहते हैं तो एनएसएस की भी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं नीचे वाले पॉइंट में। क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त डिसमिस किया गया है क्या, या सेवा से पृथककरण किया गया है क्या, या हटाया गया है क्या, ये आपको बताना है। साथ ही साथ किसी न्यायालय द्वारा आपके है ना अगेंस्ट कोई मुकदमा या अभियोजन दंड किया गया है, या आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच, जिसे हम लोग डी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बोलते हैं, क्या वो चालू है या अंडर प्रोसेस है ना। अगर नहीं है तो नहीं डालिए, अगर है तो उसका विवरण आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर किसी इस तरह के कोई भी कृत्य आपके द्वारा किया गया है तो उसका आप जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए 20 नंबर के पॉइंट देखते हैं। आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा या चयन से वंचित किया गया है क्या, या फिर है ना आपको वहां चयन से रोका गया हो या परीक्षा से रोका गया हो तो उसका भी विवरण देना है। अगर नहीं तो ये सभी जगह नहीं आपको लिखते चलना है। फिर 21वें नंबर पर कोई है ना कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो पीएससी द्वारा लिए जाते हैं जिस पर अनुभव का कुछ अंक निर्धारित रहता है। अगर उस तरह के कोई पोस्ट है जिस पर कोई अनुभव मांगा है, जनरली वो वनडे एग्जाम या स्पेशल जो एग्जाम होते हैं उसके लिए रहते हैं। जैसे सहायक संचालक जनसंपर्क के लिए अगर आप प्रिंट मीडिया पर हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई काम किए हैं तो उसके लिए कुछ अंक निर्धारित था, तो वैसे में अगर है तो आप डालिए। अगर रखते हैं पात्रता या अनुभव रखते हैं तो आप डालिए कि हाँ इसका हम अनुभव रखते हैं और उससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो क्या हो आपका अटेस्टेड हो, वैसा फॉर्म आपको यहाँ पर संलग्न करना है। चलिए 22 नंबर पर, क्या आप अपने संबंध में ऐसी कोई विशेष जानकारी देना चाहते हैं जो आपके चयन में सहायक हो, ऐसा जो आपको लगता है वहां पे ये आप डाल सकते हैं। जनरली यहाँ पे अपने अचीवमेंट को हम लोग डालते हैं या पीछे कोई सक्सेस मिला है, जैसे कुछ लोग यहाँ पर अपने पूर्व में साक्षात्कार में या किसी पद में सेलेक्ट हुए हैं उसको भी यहाँ पर फिलअप करते हैं। जैसे साक्षात्कार 2020 के साक्षात्कार में मैं वहां तक पहुंचे या सेलेक्ट हो गए तो इस पद को ऑलरेडी आप प्राप्त कर लिए हैं। इससे है ना आपको जो भी सहायता मिलता हो या आपको लगता हो कि सहायक हो, साथ में अगर कोई एनसीसी वगैरह यहाँ पे अटेंड किए हैं तो वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन कोई चीज आप डाल रहे हैं उसके पीछे प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए फिर 1 से लेकर सरल क्रमांक 1 से लेकर 22 तक आपने अपने जानकारी के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार पूरे विश्वास के साथ सही जानकारी पत्रक में जानकारी दिया गया है और जो भी प्रविष्टि आपके द्वारा किया गया है वो सही है ऐसा मानते हुए यहाँ पे उम्मीदवार या अभ्यर्थी को साइन करना है। हस्ताक्षर करने के बाद तारीख और स्थान लिखना है। इस तरह से आपके जानकारी पत्रक की पूरी जानकारी कंप्लीट होती है। 2 फॉर्म आपने देख लिया, एक हो गए उपस्थिति पत्रक और दूसरी हो गई जानकारी पत्रक। अब देखते हैं हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुप्रमाणन फॉर्म। इसे 2 प्रतियों में आपको पेश करना है। पहले 3 प्रतियों में होता था, आजकल ये 2 प्रतियों में आपको पेश करना है। इसे भरते हुए बहुत सावधानी रखना है। क्यों रखना है मैं बता दूं आपको, ये वही अनुप्रमाणन फॉर्म है। ये आपके सिलेक्शन के बाद आपके विभाग में जाएगा। विभाग से ये आप जहां जहां रहे हैं, जहां जहां आप पढ़े हैं, जहां कार्य किए हैं, वहां वेरिफिकेशन के लिए जाएगा आपके आचरण का कैसा आपका है ना, कोई आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही तो नहीं किया गया है, कोई थाने में आपके विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित तो नहीं है, कभी दंडित तो नहीं किया गया है। उसके लिए सभी क्षेत्र में जहां से आप संबंधित है उस थाने में जाएगा। वहां से थाना वेरिफिकेशन होने के बाद वापस पुलिस हेडक्वार्टर होते हुए आपके विभाग में आएगा कि संबंधित के है ना विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है, किसी तरह से कोई इसका मिसकंडक्ट का कोई है ना नहीं है, तब आपका प्रोबेशन या परीक्षा अवधि कंप्लीट होगा। इसलिए इस फॉर्म को सर्वाधिक सावधानी पूर्वक भरने की आवश्यकता है। ऐसे कोई भी शब्द या ऐसे कोई तथ्य हम अनजाने में न डाल दे जो आपको बाद में तकलीफ दे या आपको परेशानी हो। इसमें कोई भी चीज आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, जो सत्यता है वो आप यहाँ को बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पूरा नाम है आपका, पूरा नाम यहाँ पे डालना है, सर नेम को पहले डालना है फिर नाम को डालना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो यहाँ पे मेरा सर नेम पहले आएगा, फिर यहाँ पे मेरा नाम आएगा। इस तरह से आपको भरना है। फिर वर्तमान का पूरा पता
इसमें दिया है वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, पूरा पता और नाम देना है। इसमें विशेषकर थाना, जिला या घर क्रमांक सारे चीज इसमें लिखना है ताकि संबंधित जगह से आपका वेरिफिकेशन हो सके। दूसरा दिख रहा है इसमें का घर का पूरा पता, ठीक है, इसमें पूरा पता देना है, सेम लिखा है। यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हैं, अगर नहीं है तो ये नहीं लिख के इसको खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखो चौथे नंबर के पॉइंट में दिया है निवास अवधियों सहित उन स्थानों का ब्यौरा जहां आप पिछले 5 वर्ष में 1 वर्ष तक रहे हो, या नीचे दिया है 21 वर्ष की आयु के बाद से 1 वर्ष से अधिक जहां जहां रहे हैं उसका आपको यहाँ पे उल्लेख देना पड़ेगा। ध्यान देंगे इसको, जिस जगह का आप नाम डाल रहे हैं वहां आपके वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ये अनुप्रमाणन फॉर्म। तो ध्यान से, जहां आप 1 वर्ष से अधिक नहीं रहे डालने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक आप, है ना, जो लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो उन्हीं जगह का नाम लिखो जहां आप 1 वर्ष से अधिक रहे हैं, जहां आप पढ़े हैं या जहां आपका जॉब हुआ है, क्योंकि उससे संबंधित ये फॉर्म वहां जाएगा और आपके प्रोबेशन कंप्लीट करने में ये फॉर्म का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। चलिए, यहाँ पे आप पूरा, आप जितने पूछे कब से कब तक रहे हैं उसका पूरा पता, कहाँ रहे, कौन से मार्ग में रहे, ठीक है, और जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें स्थित हो, जहां आप रहे हैं उस थाना का नाम, और जहां, है ना, जिस जिला में रहे, जिस राज्य में रहे उसका पूरा उल्लेख आपको इसी 4 नंबर के तहत देना है और वहां आपका ये फॉर्म मूव करेगा भाई। चलिए फिर देखते हैं, इसमें पिताजी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, उनका पूरा नाम और उपनाम सहित, है ना। फिर यदि स्वर्गवास हो गया है तो पिछला पता दीजिए यहाँ पे, सॉरी, इसमें पहले दिया है वर्तमान डाक पता। वर्तमान डाक पता आपको बताना है कि कहाँ रहते हैं। यदि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो वो स्वर्गवास होने से पहले कहाँ रहते थे, पिछला पता यहाँ पे आपको उल्लेखित करना है। घर का स्थायी पता, पिता का व्यवसाय क्या है ये भी डालना है अगर जीवित है तो। यदि किसी सेवा में हो उनका पद नाम, कार्यालय का नाम भी आपको यहाँ पर अंकित करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बोलूं कि पिताजी किसी जॉब में है, सर्विस में है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई सभी पोस्ट ले लो, है ना, जैसे वो पटवारी है, ठीक है, तो कौन से कार्यालय है, कहाँ पदस्थ है, इसकी भी जानकारी आपको देना है। चाहे नायब तहसीलदार हो या किसी प्राइवेट सेवा में हो तो आप प्राइवेट सर्विस का नाम लिख देंगे और कार्यालय का नाम बता देंगे। फिर इसमें राष्ट्रीयता बताना है, किन किन व्यक्तियों का बताना है, पिता का, माता का, पति या पत्नी का, खुद का, ठीक है, और पति या पत्नी का जन्म स्थान भी यहाँ बताना है। इससे राष्ट्रीयता के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप भारत से संबंधित है, सभी भारत से हैं, तो सभी में क्या लिखाएगा, भारतीय लिखाएगा, और सभी में बार बार आपको ऐसे लिखना है, ऐसे पुनरावृत्ति वाला चिन्ह नहीं लगाना है। अभी मैंने लगा दिया है। चले, फिर इसमें आपसे आपका जन्म तारीख पूछेगा, आप जन्म तारीख बताएंगे यहाँ पे जो भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए लिखें 1/1/1995, ये आपका जन्म तारीख है। वर्तमान आयु, अब इसमें जो पीछे आपको आयु पूछा था वो आपको 1/1/2022 के अकॉर्डिंग बताना है। अगर वर्तमान आयु अब अभी वर्तमान समय से बता रहे हैं तो उस डेट को मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं 1/1/2023 के अनुसार ये बता सकते हैं, या फिर 2022 के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे आयु जानना है उन्हें। तो आप टिल डेट का भी बता सकते हैं, या फिर उल्लेखित करिए कि आप कौन सी स्थिति में आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूजन होता है, तो इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं। अगर आप आज के डेट पर बता रहे हैं तो, है ना, वर्तमान मतलब आज के दिनांक पे उस दिनांक को यहाँ पे अंकित करिए के अकॉर्डिंग। आपका जिस दिन वेरिफिकेशन हो रहा है उस दिनांक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर 1/1/2022 या 2023 के अकॉर्डिंग वहां आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का समय, आयु। तो मैट्रिक परीक्षा उस समय 11वीं हुआ करता था पहले, अभी मैट्रिक नहीं होता है, तो 10वीं या 12वीं या 11वीं जिसका भी आप यहाँ पे डालेंगे उसका मेंशन करेंगे, मैट्रिक 11वीं और ईयर लिखेंगे, या 12वीं का लिख रहे हैं या 10वीं का लिख रहे हैं तो डाल के यहाँ पे कौन से साल आपका कितना आयु था जब आप उत्तीर्ण किए उसे यहाँ पे उल्लेख करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10वीं की 11वीं का लिख रहे हैं, उस समय आप 16 वर्ष के थे तो 16 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं जिसमें जन्म स्थान,
जिला राज्य जिसमें वह स्थित हो, वह जिला तथा राज्य जहां आप निवास हो। जन्म स्थान आपको डालना है, अगर जन्म आपका रायपुर जिला में हुआ है, ठीक है, अगर तिल्दा, पहले एग्जाम्पल तिल्दा लिया था तो तिल्दा में हुआ है तो तिल्दा डालिए। परंतु अभी वह जिला जहां राज्य जहां आप निवास हो, अभी निवासी हो, है ना, जिससे आपका स्थायी निवासी बना है। जन्म लिए तिल्दा में, हो सकता है उसके बाद शिफ्ट कर लिए, पापा का ट्रांसफर हो गया, एग्जाम्पल के लिए बोले कवर्धा में, तो यहाँ पे वहां से कवर्धा से आपका निवासी प्रमाण पत्र बना है तो कवर्धा का उल्लेख करिए। अगर रायपुर का ही बना है तो रायपुर डालेंगे। आपका धर्म, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस धर्म से आते हैं, आपको यहाँ पे अपना धर्म बताना है। फिर से, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, तो हाँ, नहीं है तो नहीं उत्तर देना है। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो उस जाति विशेष का नाम लिखना है। अगर एग्जाम्पल के लिए बोले यहाँ पे आप धर्म, यहाँ पे धर्म लिख दिए हिंदू हूं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए हाँ, तो कौन से है आप, ओबीसी हैं, एसटी हैं या एससी हैं, ये उल्लेख करना पड़ेगा। अगर ओबीसी भी बता रहे हैं, अगर आप साहू हैं या आप वर्मा हैं, साहू हैं, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर जाति का नाम भी लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि इसमें दिया गया है यदि हाँ है तो जाति विशेष का नाम लिखिए। ठीक, चले 10 नंबर का फॉर्म देखते हैं। शैक्षणिक अर्हताएं वर्ष सहित उन स्थानों का नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। लगभग आपका 15 वर्ष की आयु के बाद जहां जहां आपने पढ़ाई किया है उन सभी डिटेल को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसमें महाविद्यालय या, है ना, जो भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसका नाम, प्रवेश की तारीख, तारीख आपको नहीं पता है तो ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर शाला या महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, यहाँ भी आप ईयर डाल सकते हैं अगर तारीख आपको नहीं पता है तो, और उस परीक्षा को पास करने का दिनांक या तारीख, या फिर क्या कर सकते हैं उसमें कौन सा परीक्षा आप पास किए हैं, कौन सी ईयर में, ये सभी यहाँ पे आप बता देंगे। इसे स्पष्ट लिखेंगे क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी फॉर्म जहां जहां आप लिखे हो वहां वहां वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है। ठीक, चलिए, यदि आप कभी नियोजित रहे हैं तत्संबंधी ब्यौरा देना है यहाँ पर। यदि कोई जॉब में रहे हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अगर जॉब में है तो उसका डिटेल तो देना ही है, चाहे वो प्राइवेट में अगर आप बताना चाहते तो वो बताएंगे, है ना, और कहाँ पे आप थे वो भी आपको बताना है, कार्यालय का पूरा पता, फॉर्म, संस्था का नाम, क्योंकि वहां भी वेरिफिकेशन के लिए जाया जाएगा। 12वें पॉइंट को देखते हैं तो ये आपके संबंधित रहेगा जहां किसी आपको दंडित किया गया हो, कभी आपको गिरफ्तार किया गया हो, क्या कोई न्यायालय में कोई आपका केस दर्ज है, कोई सा परीक्षा में क्या आपको वंचित किया गया है, या किसी परीक्षा से में आपको सम्मिलित नहीं होने दिया होगा, चयन परीक्षा हो सकता है, तो इस तरह की जानकारी इसमें आपको देना है। अगर किसी का भी जवाब आप हाँ में डाल रहे हैं तो उसके पूरा ब्यौरा भी इसमें विवरण आपको लिखना पड़ेगा। यदि इस तरह के कोई कृत्य आपसे हुआ है तो उसे आप उसी तरह से लिख देंगे, बता देंगे। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, तो जो मैं बताया वो लिखा है, तो नहीं चलाया गया है। अगर है तो उसका विवरण आपको बताना है। क्या अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी शैक्षणिक प्राधिकरण, संस्था आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है क्या, नहीं है तो नहीं, हाँ तो उसका आपको ब्यौरा देना है। अगर हाँ में डालते हैं तो कौन सा अपराध है, कौन सा आरोप है, कौन सा पुलिस थाने में पंजीयन है, ठीक है, कौन से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया या दंड दिया गया है या लंबित है मामला, ठीक है, दोष मुक्त अगर कर दिया गया है क्या, अगर हाँ तो कब किया गया, है ना, ये सारा विवरण यहाँ पे देना है। अगर नहीं करते हैं तो इसकी कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपके मोहल्ले के ऐसे 2 व्यक्ति जो कि, है ना, ठीक ठाक मोहल्ले में हो, ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम आपको यहाँ पर दर्शित करना है ना, जो आपको जानते हो, क्योंकि उनसे भी आपके बारे में फीडबैक लिया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखिए जिनसे आपका परिचय है, आपके साथ संबंध मधुर है, उन्हीं का नाम लिखिए। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम ना लिख दे जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, क्योंकि उनसे पुलिस अगर वेरिफिकेशन करता है तो हो सकता है आपके बारे में कुछ गलत फीडबैक दे दे। तो ऐसे किसी व्यक्ति का यहाँ पे नाम 2 लोग का लिखें जिसको आप जानते हैं। फिर से वही प्रमाणित करना है कि जितनी भी जानकारी है और जहां तक, है ना, आपका विश्वास है, आपको पता है, आपके ज्ञान के अनुसार आपने सारे जानकारी सत्य दिए हैं। अगर कोई भी चीज असत्य बताए हैं, अपूर्ण बताए हैं, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसमें आप हस्ताक्षर, तारीख और स्थान फिर से लिख देंगे। चलिए अब ये पॉइंट क्या है, पहचान पत्र का।
ये भी महत्वपूर्ण है। किसी गजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र लेना है, पहचान प्रमाण पत्र, कि इस व्यक्ति को हाँ मैं इतने सालों से इतने महीने से जानता हूं, इनके द्वारा जो भी ब्यौरा या जानकारी दिया गया है ना, वो जहां तक मुझे पता है वो सत्य है। ऐसे अधिकारी का यहाँ पे साइन आपको करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पद नाम का सील आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रति में आपको लेना है, तो पूरे फिलअप करके फॉर्म हस्ताक्षर वाले पार्ट को छोड़कर आप कॉपी करा सकते हैं या फिर पृथक पृथक इसको पूरा आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो साइन होगा हस्ताक्षर पदनाम आपका या अधिकारी का, वो आपका ओरिजिनल चलेगा, फोटोकॉपी साइन नहीं चलेगा। तो दोनों प्रति में आप ओरिजिनल साइन सील साइन ले लेंगे। चलिए, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो ये आप जब संबंधित विभाग में चले जाएंगे तो उस कार्यालय द्वारा भज के इसको फिलअप करके क्या कर देंगे, वहां भेज दिया जाएगा। तो इसे आपको अभी टच नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका जो जानकारी अनुप्रमाणन फॉर्म है, जो महत्वपूर्ण फॉर्म है, वो पूरा कंप्लीट होता है। अब जो हमारा बच गया लास्ट वाला, वो है व्यक्तिगत विवरण। ये है बायोडाटा फॉर्म। यही वो फॉर्म है जो पीएससी के जब मेंबर बैठेंगे, बोर्ड में बैठेंगे, तो सभी मेंबर के पास एक एक ये फॉर्म आपका रहेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए घुसते हैं रूम में, तो सबसे पहले है ना, जो चेयरपर्सन होता है उसके पास आपकी पूरी फाइल रहेगा, और सभी मेंबर को ये वाले फॉर्म आपका जो 2 पेज का रहेगा वो दे दिया जाता है। उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके लिए मैंने आपका अलग से एक वीडियो बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा नीचे, उसे आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही आपको फायदा होगा। इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कहां से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न की शुरुआत कैसे होता है, सारा जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही यही वो 2 पेज है जिससे आपके जो इनिशियल क्वेश्चंस है वो बनते हैं। जो प्रश्न शुरू होते हैं इसी फॉर्म से होगा। या हो सकता है आपको घुसते ही बोले कि आप अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वहां से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है और वहां से आपको बताना रहेगा। चलिए, ये फॉर्म कैसे भरे, हालांकि ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से थोड़े से सरसरी तौर पर बता देता हूं, फिर थोड़ा सा आपसे हम चर्चा यहां कर लेंगे। इसका आप एक ध्यान देना, इस दोनों पेज का, ये पेज है और ये, इस दोनों पेज को आप एकदम ध्यान से पढ़ना, इसके एक एक शब्द की तैयारी कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न का शुरुआत होने वाला है। यहां पे लिखा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, उनके मन में आ गए लोक सेवा आयोग का कार्य बताइए। अगर यहां पे लिखा है पद नाम, कुछ पद का नाम है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मूल स्थान, निवास, जिला, राज्य, कौन से आप कैटेगरी से आते हैं, ये जो भी उनके मन में जो पहला सवाल आएगा वही आपसे पूछेगा। चलिए, सबसे पहले पद का नाम, तो फिर से वही लिखेंगे, राज्य सेवा परीक्षा 2022 द्वारा आयोजित विभिन्न पद, ये आप लिख देंगे। रोल नंबर और पंजीयन क्रमांक, मेरा मानेंगे तो आप लोग रोल नंबर याद करके रखो, कभी कभी कुछ कैंडिडेट से रोल नंबर भी अंकों में पूछ देते हैं, ठीक है। साक्षात्कार का तिथि, एग्जाम्पल के लिए लिखे 5/9/2023, आपका 5 सितंबर को साक्षात्कार है, 4 को वेरिफिकेशन होगा। तो ये 5 सितंबर क्या खास है, ये पूछेगा आपसे भाई पहले तो आप पहले बताइए, मैं खास तो आपके लिए सबसे ज्यादा खास क्या है भाई, सबसे ज्यादा खास है आपके लिए कि आपका इंटरव्यू है उस दिन। ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है कि ये आपके इंटरव्यू दिवस है, और ये आपके सौभाग्य है कि इस दिन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दोनों को आप बढ़िया सहजता से आंसर कीजिए, उनको अपने आंसर के साथ कोरिलेट करिए, ठीक है। चले, फिर मूल स्थान, किन्हीं का कोई जगह है, जैसे कांकेर में एक जिला है, जगह है सॉरी, चारामा, ठीक है, चारामा। जिला कौन सा हो जाएगा, कांकेर, और राज्य कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आप फिलअप कर देना जहां से आप, है ना, आपका मूल निवास स्थान बना है। इससे पूछ सकता है चारामा नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है यार, चारामा का मतलब क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां चार और आम के वृक्ष बहुतायत पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम चारामा पड़ा है, ठीक है। चले, फिर अपना नाम यहां बताएंगे, पिता और पति जो भी है ना, तो नाम यहां बताना है। नाम कुछ विशेष है या कुछ पौराणिक है
या है ना जिसका अर्थ कुछ विशेष निकलता है, तो ऐसे नाम के पीछे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बारे में डिटेल मैं बता चुका हूं, इसलिए अभी यहाँ पे पूरा डिटेल में बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो है लगभग आधा घंटा या 40 मिनट लगभग का है, उसमें आपको पूरा सिर्फ इस 2 फॉर्म के बारे में, इस 2 पेज के बारे में बात हुआ है और उससे कैसे प्रश्न बनेंगे वो आपसे बात हुआ है। तो वो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर बिल्कुल देखिएगा उसे। फिर से कौन से, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो यहाँ पे हाँ या नहीं में आंसर देना है, जिससे भी है उसे आप उसमें पर्टिकुलर जाति का भी है बताना है कि कौन से जाति से हैं या कौन से जनजाति से हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं जो पीछे डाले हैं उसी को यहाँ डालना है। ध्यान देंगे जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिस पढ़ाई के बारे में, उस पढ़ाई को यहाँ पर पूरा लिखना है। जैसे 2-3 डिग्री कर चुके हैं, कुछ डिग्री आपको दिक्कत है कि उसको नहीं बताना है, तो वैसे डिग्री डालने से थोड़ा सा बचना है आपको। वैसे तो आपको सभी को डालना है, परंतु यहाँ लिमिटेड जगह दिख रहा है, तो आपको अपने 12वीं का जो आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो, ठीक है, फिर आपका पीजी और कुछ अन्य है तो 2 और कॉलम दिया है जो अपने बारे में, जैसे और कोई भी डिग्री किए हैं तो उसके बारे में डाल देंगे। ध्यान देंगे यहाँ जो भी डालेंगे उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप उसका प्रिपेयर करेंगे। जैसे विश्वविद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, तो जिनका नाम ले रहे हैं हो सकता है उनके मन में आ जाए बताए पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में बताओ जी। तो आपको ये भी तैयार रखना है, एक एक शब्द मैं बोल चुका हूं, एक एक शब्द जो डाल रहे हैं इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में तैयारी करिए। ठीक है, पिता के नाम किसी नाम से जुड़ता हो, है ना, तो उनके नाम को भी आपको बताना है। आपका जन्म तिथि और साक्षात्कार तिथि जिस महीने में है, जैसे सितंबर के महीने के प्रमुख घटना, जन्म तिथि या ईयर कोई खास है तो उसको भी पूछ सकता है कि इस डेट पर कोई पर्टिकुलर चीजें हुआ है क्या, तो कुछ इतिहास को भी उसको मोबाइल से आप सर्च करके देख लेना उस दिन पर क्या क्या विशेष घटना हुआ है। क्लियर है क्या? चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई अभियुक्तियां दिया है तो आपके बारे में कुछ विशेष है, जैसे आपने गोल्ड मेडल लाया है ना, ऑनर है आप, तो ऑनर क्या होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इसे यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जो आपके लिए यहां से और प्रश्न बन सकता है। चलिए लास्ट पेज है ये, इसमें देखते हैं यदि आप किसी सेवा में हैं, आप अपने सेवा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो वही पीछे डालते का नाम, नियोजक कार्यालय फॉर्म का नाम, पता, कब से कब तक और उस समय या उस जॉब में आपका कुल ग्रॉस पेमेंट कितना था, ये सारा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार कोई योग्यता रखते हैं, इसके बारे में पीछे मैं बात कर चुका हूं कि अगर कोई जॉब है जिससे अनुभव पूछा है और उसका अगर नंबर है तो यहाँ पे आपको डालना है हाँ या नहीं। ठीक, साक्षात्कार के समय यदि आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी देना चाहते हैं, किसी हॉबी के बारे में बताना चाहते हैं, एनसीसी है, ठीक है, एनएसएस है, या फिर है ना कोई खेल कूद में आपका भी रुचि है ना, कोई प्रकाशन आप करते हैं, या आपका कोई लेख लिखने का मन है, या जो भी आप रुचि अभिरुचि है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं। हॉबी के संबंध बहुत सारा प्रश्न बनते हैं और सबसे है ना लोगों का यही दिक्कत है, या लोग सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि हॉबी में क्या डालें, तो उसके लिए एक बार और अलग से हम वीडियो बना के आपसे चर्चा करेंगे कि हॉबी कैसे हो, क्या डालें। तो सबसे पहले ईमानदारी से जो आपका हॉबी है वही डालिए, नए प्रयोग करने से बचे। कुछ लोग क्या है देखा देखी में जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए बोल लूं कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन को अच्छे से पढ़ के लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना हमारा हॉबी है, और आपसे एक प्रश्न पूछता है, आपसे बनता नहीं है, उनको समझ आ जाता है, वैसे भी कोई छत्तीसगढ़ी व्यंजन आप पढ़ के बता रहे हो, बनाने का टेक्निक आपको नहीं पता रहता है, या पूछ के आप जान भी लिए तो उनको एकदम आसानी से पता चल जाता है कि आपका आंसर फेक है। बहुत सारे लोग पर्यटन डालते हैं, मेरा भी हॉबी पर्यटन है, लेकिन उसको मैंने जस्टिफाई किया, अपने जो भी इंटरव्यू में मुझसे पूछा बहुत अच्छे से मैंने उसका जवाब दिया, क्योंकि मेरा रियल हॉबी है। जब आपका रियल हॉबी होता है तो आप उसका आंसर भी वैसे निकलता है, और वो काफी हद तक संतुष्ट थे और मुझे इंटरव्यू में सर्वोत्तम मार्क्स भी दिए हैं भाई। तो आपका आंसर से आपको उनको पता चल जाता है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो आप अपने मन से निकाल दो कि आप इंटरव्यू बोर्ड को डाइवर्ट कर पाते हो।
कोशिश करते हैं, लेकिन आप सही बोलने का कोशिश करें। बहुत अनुभवी लोग हैं, ठीक है। आपको बहुत सामान्य प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर सामान्य तरीके से आपको देना पड़ेगा। हड़बड़ाहट में क्या करते हैं हम लोग, जो आते हुए आंसर को भी गलत करते हैं। बहुत ही आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा जाता है, उसका जवाब उसी सहजता से, सरलता से आपको देना है। हॉबी की बात कर रहे थे, तो जो हॉबी यहाँ डालेंगे, हो सकता है कई बार शुरुआत हॉबी से होता है। जैसे मुझसे शुरुआत मेरे हॉबी से, जैसे मुझे शतरंज खेलना पसंद है, तो मैंने शतरंज का यहाँ पे लिख दिया था, चेस या शतरंज लिख दिया। तो शतरंज से रिलेटेड मुझसे पूछा गया कि अभी नंबर 1 कौन सा खिलाड़ी है, क्या आप याद है, कैसे चलते हैं, ठीक है। शतरंज का आविष्कार कब हुआ, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। इस शतरंज पे आधारित फिल्मों से संबंधित प्रश्न मुझसे पूछे गए, तो वो सारा मैंने आंसर किया, क्योंकि मैं उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। चलिए, कुछ लोग को लगता है हॉबी है, खेलते हैं, एग्जाम्पल के लिए बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, लेकिन खेलना हमारा हॉबी है, इसके बारे में जानना हॉबी नहीं है। जानना मतलब कौन नंबर 1 है, कैसे उत्पत्ति हुआ, कितना लंबाई है, चौड़ाई है। लेकिन वो जब आप बोलते हैं आपका हॉबी है, तो वो आपसे अपेक्षा ये रखते हैं कि आप उसके बारे में, है ना, डिटेल में जानते होंगे, ठीक है। जैसे हॉबी को आप एकदम स्पेसिफिक करिए। जैसे किसी को डांस पसंद है, नृत्य पसंद है, तो आप उसमें बिल्कुल टाइप बताइए कौन से प्रकार का डांस आपको पसंद है। क्योंकि आप अगर सिर्फ डांस लिख दिए, तो आप बहुत, है ना, यहाँ पे विस्तार हो जाएगा, वो आपसे कुछ ऐसा डांस फॉर्म पूछ दे जो आपको आता ना हो। इसलिए आप पहले ही स्पेसिफिक कर दो कि आपको कौन से डांस आपको पसंद है। क्लियर है? चले, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको पहले दे चुका हूं, इसलिए अभी इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं, लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। चले, देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है आपको ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले तो आप जितने भी अभी फॉर्म बताया हूं, जिसमें पहला क्या था, उपस्थिति पत्रक, उपस्थिति पत्रक। दूसरा था जानकारी पत्रक, फिर था अनुप्रमाणन फॉर्म था, और लास्ट वाला था व्यक्तिगत या बायोडाटा फॉर्म उसे बोलते हैं। इन सभी को प्रिस्क्राइब वे में जितना बोला गया है उतने कॉपी में आपको ले जाना है। उसके साथ साथ जहां जहां आपने अपने संबंध में कुछ विशेष जानकारी दिया है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी इसमें आपको संलग्न करके ले जाना है। फिर जितने भी आपके मार्कशीट हैं, संबंधित डिग्री है, एडमिट कार्ड है, प्री का फॉर्म है, मेंस का फॉर्म है जो निकलेगा आपको वेबसाइट से, वो प्रेफरेंस लिस्ट है, आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र आपका, फोटोज दो जो वहां पे लगाना है सेम हो जो आप पूर्व में डाले हैं, और जो भी प्रमाण पत्र आपका जो एक्स्ट्रा है वो सारे संलग्न करना है। सभी का 2 कॉपी, जितने ये फॉर्म है इसका 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, खुद स्व प्रमाणित करके ले जाना है। उसके अलावा 2 और कॉपी रखिए, उसके अलावा 2 कॉपी और करा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा आपके पास, भविष्य में काम आएगा। हो सकता है वहां पे कुछ आपसे, है ना, छूट गया हो, तो वो वहां पे आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर इन फॉर्म को आप 2 सेट तो ले जा रहे हैं, या जितना सेट, जैसे ये 6 फॉर्म पूछा है तो 6 आपको ले जाना है। अनुप्रमाणन 2 प्रति में, तो इसे 2 कॉपी में, बाकी से 1-1। इसके अलावा 2 कॉपी और करा के रखिए, ब्लैंक कॉपी भी रखिए, ताकि कोई पेज आपसे गलती हो गया है तो उसको वहां पे भर पाए, है ना, फिलअप कर पाए, हड़बड़ाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में नाम या पिता का नाम या सरनेम और आपके पहचान पत्र या किसी आधार कार्ड या जहां भी थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस है आपका उससे अलग है, भिन्न है, तो आप एक एफिडेविट जरूर बना के ले जाइए। क्योंकि आपका जब वेरिफिकेशन होगा उस दिन आप हड़बड़ाएंगे, नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू रहेगा, आपका पूरा ध्यान उस पे चला जाएगा। तो एक एफिडेविट, अगर कोई भी नाम में परिवर्तन है, सरनेम अलग है, इसमें अलग दिया है, तो आप पहले से एक एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पे बनवा के ले जाइए और आप उस दिन निश्चिंत रहेंगे। चलिए, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। आपको और कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर आपको देने का। प्रीवियस जो वीडियो डाला था उसे भी आप लोग देखेंगे और पूरी तैयारी करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, इंटरव्यू बहुत अच्छे से दीजिएगा और
जो भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मुझसे या कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।